तो हम लोग फिर बातचीत करेंगे कल जहां थे उससे आगे। और सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को और आपको भी दोपहर का नमस्कार। आपको एक सूचना दी गई होगी कल छुट्टी के बारे में, बट हमने सोचा क्लास ले ही लेते हैं, क्योंकि जिसको जहां जाना होगा तो चला गया। अब दशहरा में कोई कहां जाने वाला है, सब तो यहीं पे। क्या कुछ बात है क्या? तो कल क्लास हम लोग कंटिन्यू, अभी जस्ट मैंने भी बताया है कि पहले प्लान में था कि सारी क्लासेस ऑफ होंगी, फिर हुआ कि नहीं क्लासेस मॉर्निंग वाली चल रही है हमारी, तो हमने कहा जब मॉर्निंग ले ही रहा हूं तो फिर आफ्टरनून भी ले लो। ठीक है, तो आप कह रहे हैं टाइम चेंज करवा लिया जाए। अच्छा, कितने लोग कल छुट्टी एंजॉय करना चाहते हैं बताइए मुझे ईमानदारी से, कोई ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं अभी देख लूंगा, अभी क्लास के बाद ना एक बार मैं चेक करता हूँ क्या स्थिति बनती है। एक आध घंटा पहले कर सकते हैं तो कर लेंगे हम लोग, है ना? ठीक है, टाइमिंग ठीक है। देखो ना, मैं उनकी बात मानने वाला ना आपकी मानने वाला हूं। ठीक है, ये तो संतुष्टि के लिए मैंने कहा आप लोग बोल लीजिए, ठीक है ना? आपको लगेगा कि हाँ सुनी गई मेरी बात। क्लासरूम अवेलेबल है कि नहीं पहला तो ये हो जाता है इंपॉर्टेंट बात। और जहां तक मुझे लगता है अवेलेबल है नहीं 1 बजे तक, तो उसके बाद ही ये तो 2 बजे तो आ ही जा रहे हैं फिर हम लोग, है ना? ठीक है, ऐसा वाला मामला है ना। कहीं घर जाना था क्या आपको, मतलब आसपास कहीं ना कहीं? ठीक, तो हम लोग कल जैन धर्म की बात कर रहे थे जिसमें महावीर स्वामी पे चर्चा हो रही थी, है ना? और महावीर स्वामी के बारे में आपको कुछ बेसिक बातें बता दी गई थी, है ना? महावीर स्वामी के बारे में आपको कुछ बेसिक बातें बता दी गई थी। बैकग्राउंड इन सॉलिड कलर, ब्लैक कलर पे हम आ जाते हैं बैकग्राउंड, और इसको हम ये वाइट, ठीक है, ठीक है। जैन धर्म में एक पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताया था मैंने आपको, बहुत कम पढ़ना है आपको इसमें। देखो कल आपको हमने समझा ही दिया ना तैयारी कैसे करते हैं। पढ़ने के लिए तो पूरे 1 साल भी जैन धर्म पढ़ो तो कम पड़ जाएगा, इतने इसके भी साहित्य हैं, 1 साल जैन धर्म पे कम पड़ जाएगा। एग्जाम के लिए कैसे कितना पढ़ना है, तो जैन धर्म में मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे गए हैं 20-30 वर्षों में फिलॉसफी के आसपास पूछे गए हैं, शिक्षा के आसपास पूछे। तो शिक्षा से जुड़ी हुई 12-15 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 1-2 शासक के इर्द गिर्द पूछे गए हैं, किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, आईएएस के लेवल पे जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। फिर भी हमने एक औपचारिकता के लिए चलो थोड़ा जीवनी भी जान लेते हैं, है ना? तो थोड़ा सा बैकग्राउंड कल हमने बताया था आपको इसके बारे में, ठीक है। और फिर आपको याद होगा पार्श्वनाथ जी के बारे में हमने 1-2 पॉइंट बताए थे आपको, है ना? और पार्श्वनाथ के बाद हम लोग महावीर स्वामी की बात कर रहे थे, हम लोग महावीर जैन, ठीक। तो जन्म के बारे में, माता पिता के बारे में, गृह त्याग के बारे में, ज्ञान प्राप्ति के बारे में, ये सब छोटी मोटी बातें आपको एक्सप्लेन कर दी गई थी, आपको याद होगा। उसी में कुछ शब्द हमने लिए थे, जैसे कैवल्य भी कहते हैं, जिन शब्द भी यूज, जिन यानी विजेता, जो इंद्रियों को जीतने वाला होता है ना? तो जिन से ही जैन निकला है, जिन के अनुयायी को ही जैन कहते हैं। तो महावीर को कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, केवलिन पूर्ण ज्ञाता हो गया, कैवल्य की प्राप्ति हुई, जिन कहते हैं उनको, है ना? तीर्थंकर कहते हैं उनको, महावीर कहते हैं। ये सारी बातें आपको कल हमने लिखवाई थी आपको। निर्ग्रंथ भी कहते हैं, बंधनों से जो मुक्त हैं। ये सारी बातें जब तपस्या करे थे गृह त्याग के बाद, तो कुछ समय के लिए उन्होंने वस्त्र धारण किया, फिर बाद में उन्होंने वस्त्र छोड़ दिया, त्याग दिया। अब जब निर्वस्त्र कहीं भी जाते थे तो लोग विरोध करते थे, ठीक है, ये दौर ऐसा आ गया था, है ना? मतलब तरह तरह की गालियां फप्तियां, ठीक है, कभी कभी मतलब लोग एक तरह से दुर्व्यवहार भी करते थे इनके साथ। कहीं ध्यानवान में बैठे हुए हैं तो वहां एकदम से, ठीक है, पता चला कीड़े मकोड़े भी शरीर पे रेंग रहे हैं, बट कोई जैसे हैं वैसे, मतलब महावीर जो है।
कि सभी तरह की चीजों से मुक्त होना था ना उनको, मतलब ठीक है, हर तरह के बंधनों से अपने आप को, तभी तो बंधन रहित, निर्ग्रंथ की बात, किसी तरह की सोच माया के जाल में नहीं पड़ना, सबसे परे जाना। ठीक है, और ऐसे करके फिर उपदेश ये भी देंगे, क्योंकि इनका भी इलाका वैशाली वाला है, तो आसपास के क्षेत्रों में ये भी भ्रमण करके उपदेश देंगे। और 468 ईसा पूर्व में पावा एक जगह पड़ता है राजगृह के नजदीक, एक तो हो गया मल्लों की राजधानी, ठीक है, ये मल्लों वाली राजधानी नहीं है, राजगृह के निकट है। ठीक, पावा में ये शरीर का त्याग करते हैं या प्राण का त्याग करते हैं। ये एक पॉइंट और उसमें ऐड कर लीजिएगा आप लोग, उसमें एक पॉइंट ये ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, 468 ईसा पूर्व में पावा राजगृह के निकट इन्होंने प्राणों का त्याग किया। ठीक है, प्राण का त्याग किया, है ना, यहीं पे मृत्यु होती है इनकी, महावीर की। अब जो हमने कहा कि इस पे सवाल इससे तरह के तो है नहीं महावीर पे, है ना, जो है सो बुद्ध पे है, क्योंकि बुद्ध ने कला को बहुत प्रभावित किया। अब महावीर की शिक्षाएं, महावीर की शिक्षाएं, है ना, टीचिंग्स, इनकी भी शिक्षाओं का लक्ष्य है मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति। ये भी जो बता रहे हैं कि आपको मोक्ष मिले या निर्वाण मिले, संसार में आवागमन से मुक्ति मिले, ठीक, संसार में आवागमन से मुक्ति मिले, जो बार बार जन्म ले रहे हैं, ठीक, आवागमन से मुक्ति मिले, ये भी यही कहते हैं लक्ष्य, मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति, संसार में आवागमन से मुक्ति मिले इनको। ठीक, और इसके लिए शरीर का त्याग एवं कठोर तपस्या के द्वारा प्राणों का त्याग आवश्यक है। ठीक है, शरीर त्याग एवं कठोर तपस्या के द्वारा शरीर या प्राणों का त्याग आवश्यक है। ठीक है, ठीक है, क्लियर ना, प्राणों का त्याग आवश्यक है। बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में जब कठोर तपस्या के द्वारा प्राणों का त्याग किया जाता है तो इसको सल्लेखना या संथारा कहते हैं। इसको सल्लेखना या संथारा कहते हैं। ठीक है, सल्लेखना या संथारा कहते हैं। ठीक है, शरीर त्याग या कठोर जो करते हैं ना, अब यहां पे नोट करके लिख लेंगे आप, नोट करके पॉइंट कि बौद्ध धर्म में ठीक है, बौद्ध धर्म में जीवन काल में ही निर्वाण संभव है तथा मध्यम मार्ग पर बल।
बौद्ध धर्म में जीवन काल में ही निर्वाण संभव है। वहां पे बौद्ध धर्म में क्या देखा था, शरीर का त्याग आवश्यक नहीं है, लिखवाया था मैंने कल आपको। प्राणों का त्याग आवश्यक नहीं है, यह शरीर छोड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि उसी शरीर के साथ हमें मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति हो सके। तो यहीं पे थोड़ा अंतर करवा दिया, यहां दो अंतर हो गया। ये कठोर तपस्या की बात कर रहे हैं, बुद्ध मध्यम मार्ग की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं प्राण छोड़ना जरूरी है, बुद्ध कह रहे कि नहीं, प्राणों के साथ भी आपको मोक्ष, आपको उस अवस्था में पहुंचना जरूरी है। ठीक, साथ साथ ऐसे दो चार जो अंतर होंगे साथ ही साथ में लिखवा भी दूंगा, ताकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या अंतर है वो आपको कॉन्टेक्स्ट में ना बेहतर रहेगा। बाद में चाहे तो आप उसकी चार्ट बना लीजिएगा अलग से, है ना। तो महावीर के लक्ष्य क्या है, मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति, संसार में आवागमन से मुक्ति, शरीर त्याग और कठोर तपस्या के द्वारा। इसको क्या कहते हैं, संलेखना या संथारा। ठीक है, इसके लिए शब्द यूज किया जाता है संलेखना या संथारा। आगे लिखें आप, अगला पॉइंट लिखें, अज्ञानता एवं कर्म फल के कारण इग्नोरेंस हर जगह कहा गया है, इवन अपने वैद्य हिंदू संस्कारों में, दर्शन में भी कहा गया, अज्ञानता के कारण हम इसमें जो है। ठीक है, शरीर के साथ माया मोह एकदम इंद्रिय सुख लगा हुआ है। ठीक है, उसको संतुलित करने पे सब विचारक लगे हुए हैं, एक्सट्रीम ठीक नहीं है। तो अज्ञानता एवं कर्म फल के कारण, ठीक है, अज्ञानता एवं कर्म फल के कारण व्यक्ति आवागमन के चक्र में फंसा रहता है। ठीक, अज्ञानता एवं कर्मफल के कारण व्यक्ति आवागमन के चक्र में फंसा रहता है। ठीक है, इसी में लिखेंगे अगला पॉइंट, लिखें कर्म। अब जो लिखवा रहा हूं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कॉपी में रहने दीजिएगा। यहां तक तो ठीक था, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन रहने दीजिएगा। कर्म जब जीव की तरफ आकर्षित होता है, कर्म जब जीव की तरफ आकर्षित होता है तो इसे आश्रव कहा जाता है। ठीक है, इसे आश्रव कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो कर्म किया हुआ है जीव की तरफ आकर्षित। अब जैसे हमने पहले भी कहा था कि मैं फिलोसफर नहीं हूं कि वो जीव क्या है, वो कर्म क्या है ना, आपको बस वो स्टेज बता सकता हूं। मैं आपको समझता कुछ कुछ मैं हूं, ठीक ठीक समझता हूं, बट समझना और हर लेवल पे समझाना दोनों में अंतर हो जाता है। कोई भी जिस अवस्था पे ये लोग थे, ठीक है, वो एक अलग अवस्था है। कोई भी पढ़ाते हैं तो वो उसको बस टेक्निकल तरीके से थोड़ा बताते हैं उसको, है ना। तो आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। इसको आश्रय, हमने कहा ये कम महत्वपूर्ण है, लेकिन फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ, तो हम रहने देते हैं। ठीक है ना, इसी में लिखे कर्म जब जीव से जुड़ जाता है तो उसे बंधन कहते हैं। कर्म जब जीव से जुड़ जाता है तो उसे बंधन कहते हैं। ठीक, तो उसे बंधन कहते हैं। अगला पॉइंट लिखें आप, एक ना बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। वैसे सुन लीजिएगा, बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया, बुद्ध धम्म और संघ को। ठीक, जैन धर्म में भी त्रिरत्न है, तीन रत्न। एक रत्न तो हमारे रहे नहीं, है ना।
कल अंतिम सांस ली रतन टाटा ने, ठीक है। भारत के एक अनमोल रत्न जो है इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। अब बहुत शानदार जीवन रहा है, बड़ा प्रेरणादायी जीवन रहा है उनका, मतलब। और जब आप एक उम्र पे जाते हैं तो फिर वो अलग ही तरह का एक वो होता है, ठीक है। बट एक वैक्यूम सा क्रिएट होता है किसी किसी आदमी के जाने पे। परिवार में वैक्यूम होता है, अपने दोस्तों में वैक्यूम होता है, एक राष्ट्र और समाज में वैक्यूम क्रिएट होता है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम भी जब गए थे उस समय एक वैक्यूम सा फील हुआ था जो लोग उस समय जुड़े हुए थे। तो जितने लोग थोड़े बहुत अवेयर हैं रतन टाटा को लेकर के, तो हर कोने से एक वैक्यूम वाली बात कि हाँ, पर्सनालिटी थी जो अब मिसिंग रहेगी इस तरह से डायरेक्ट, है ना। तो हमने दूसरा पॉइंट क्या बताया, बंधन, आश्रय फिर बंधन, जुड़ गया, यानी पुनर्जन्म अब उस प्रोसेस में आ गया। इसमें कहा गया त्रिरत्न के आचरण से, त्रिरत्न के अनुसरण करने से हम, ठीक है, बंधन से मुक्त हो सकते हैं। लिखें आप, त्रिरत्न के अनुसरण करने से बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अनुसरण करने से ठीक है, बंधन से मुक्त हो सकते हैं। कौन कौन से त्रिरत्न में आ जाएंगे, एक है आपका सम्यक ज्ञान, दूसरा है आपका सम्यक दर्शन या उपदेश, ठीक है, तीसरा है आपका सम्यक चरित्र। यह है आपका त्रिरत्न जैन धर्म में, दर्शन या उपदेश, ज्ञान, चरित्र, है ना, इसको त्रिरत्न कहा गया है। अब ज्ञान के अंतर्गत क्या है, बहुत तरह के, जैसे 5 प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं। सुन करके ज्ञान है, इंद्रियों से जब हम ज्ञान, अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं, सुनकर कहीं दूर रखी हुई चीजों को, है ना। बट ये बताया गया है कि सत्य को ना सब कोई नहीं देख समझ सकता है। जो कैवल्य है ना, पूर्ण ज्ञानी, वो उसको विराट रूप में देख सकते हैं, ठीक है। कैवल्य जो होते हैं पूर्ण ज्ञानी, वो उसको विराट रूप में देख सकते हैं। सत्य सब नहीं समझ पाएगा सब लोग, उसके बारे में कुछ बताया गया है। दर्शन या उपदेश में तीर्थंकरों ने जो बात कही है उस पर पूरी तरह से आचरण, जैन धर्म के सिद्धांतों पे आचरण करना है, जो नियम बनाए गए। और चरित्र में यहां पे 5 महाव्रत की बात की जाती है। कल 4 का उल्लेख किया था हमने पार्श्वनाथ के साथ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। 5वां उसमें ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था। तो यहां पे 5, तो एक एक 2 पॉइंट थोड़ा हम यहां लिख लेते हैं, इसको एक्सटेंड करते हुए। अब इसी को लिखते चलेंगे आप। सम्यक ज्ञान के अंतर्गत ज्ञान के 5 प्रकार का उल्लेख है। अच्छा, ये सब आपके स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है, सब बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। जो आपको बुकलेट दिया गया ना, उसमें सब मेंशन है सब, ठीक है। हमने पहले ही कहा, ये अतिरिक्त बता रहा हूं, एग्जाम में आने की संभावना मुझे नहीं लगती है, लेकिन जो भी सवाल है ना, दर्शन के इर्द गिर्द सवाल है और ऑलरेडी है आपके पास है, ठीक। फिर भी एक बार कॉपी में लिखवा रहा हूं इसको मैं, है ना। सम्यक ज्ञान के अंतर्गत, ठीक है, ज्ञान के 5 प्रकार का उल्लेख है। लिखना नहीं इसको, अब आप श्रुति है, मति है, मनः पर्याय है, अवधि है और कैवल्य, ऐसे करके 5 इसी में लिखे। इसी संदर्भ में स्यादवाद या अनेकांतवाद, स्यादवाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगी नय, स्यादवाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगी नय का उल्लेख है।
सप्तभंगी न्याय का उल्लेख। ठीक, ब्रैकेट में कर लें आप, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत, और इसमें धार्मिक सहिष्णुता पर बल है। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत और इसमें धार्मिक सहिष्णुता पे या सहिष्णुता पे बल है, इसका भी मतलब समझा रहा हूं मैं। ठीक, मतलब किसी चीज को ना 7 प्रकार से देखने की बात की जा रही है, ये है, ये नहीं है, ऐसे करके, है ना, शायद है, शायद नहीं है। किसी चीज को कंप्लीट देखने की क्षमता जो होती है पूर्ण ज्ञानी में होती है, तीर्थंकर में होती है। एक आम व्यक्ति में कोई एक तरीके से, कोई 2 तरीके से, कोई 3 तरीके से देखेगा, पूरी तरीके से नहीं देख पाएगा। इसी दौरान ये कहते हैं कि बाकी जो विचार प्रचलित हैं उस सब में भी कुछ ना कुछ सत्य है, हम समझ नहीं पाते हैं। सहिष्णुता यानी अन्य विचारों को भी स्वीकार करना, जो मार्ग बताए जा रहे हैं उसको भी स्वीकार। तो कहा जाता है कि ज्ञान के संदर्भ में जैन धर्म में स्यादवाद, अनेकांतवाद, जैसे पूछ देगा आपसे स्यादवाद का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से। अनेकांतवाद उसी के लिए कहा गया, सप्तभंगी न्याय सब एक ही है। ये क्या है, तो ज्ञान के संदर्भ में है, और इससे क्या, अन्य विचारों को भी स्वीकार करने की क्षमता। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान में जैसे 5 प्रकार के ज्ञान, स्यादवाद, ये सारी बातें सम्यक ज्ञान का पार्ट हो जाता है। मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, है ना। आप तो एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, मुक्ति मोक्ष के लिए पढ़ रहे हैं क्या आप लोग इसको, नहीं ना। ठीक है, आप अलग तरीके के मोक्ष के लिए पढ़ रहे हैं, आपका मोक्ष एग्जाम में आप अच्छा करें। तो ये ज्ञान हो गया। अगला पॉइंट लिखें आप, सम्यक दर्शन के अंतर्गत जैन धर्म के सिद्धांत एवं तीर्थंकरों के उपदेश पर तीर्थंकरों के उपदेश पर बल दिया गया है। ठीक है, एक बार जरा देख लीजिएगा बच्चों का, जैसे किसी का डाउनलोड होने पे नहीं चल पा रहा है ना, एक बार तो टीम को एक बार कहिएगा, सजेशन कुछ दे सकते हैं तो बच्चों को दे दें, है ना। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका दर्शन में जैन धर्म के सिद्धांत। ठीक है, दर्शन में जैन धर्म के सिद्धांत, जैन धर्म के सिद्धांत एवं तीर्थंकरों के उपदेशों पर बल दिया गया। लिख लिया आपने, ये नोट कर लिया ना आपने इसको। ठीक है, तीसरा लिखे आप, सम्यक चरित्र के अंतर्गत सम्यक चरित्र के अंतर्गत 5 महाव्रत, पांच महाव्रत के पालन पर बल दिया गया है। पांच महाव्रत में वही है 4 पहले वाले, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक, ये जो 5 महाव्रत है ना, जैन उपासकों के लिए भी है, गृहस्थों के लिए भी है, बट गृहस्थों के लिए थोड़ी उदारता होती है ना। भिक्षुओं के लिए कठोरता होती है, भिक्षुओं को कठोरता पूर्वक इसका पालन। अहिंसा किसी भी प्रकार, मतलब ऐसा नहीं कि केवल हत्या। ठीक, अहिंसा मतलब ऐसा नहीं कि केवल हत्या, किसी भी प्रकार से चलने में, बोलने में, खाने में, मलमूत्र के त्याग में, मतलब बहुत कठोरता पूर्वक। प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाएगा जब आदमी इस धरती पे है, तो कहीं ना कहीं आएगा जाएगा। इतने छोटे छोटे कीटाणु जीवाणु के पैर के नीचे आएंगे, मुंह में आएंगे, शरीर में ही इतने जीवाणु हैं, कीटाणु हैं। ठीक है,
तो प्रैक्टिकली संभव है, बट अहिंसा का बहुत कठोरता पूर्वक पालन। बौद्ध धर्म में क्या है, अहिंसा को लेकर भी मध्यम मार्ग, इतना कठोरता पूर्वक नहीं है बौद्ध धर्म में। सत्य को लेकर के कि भाई हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, जैसे मजाक में भी झूठ ना बोले, ठीक है, किसी लालच में भी झूठ ना बोले, गुस्से में भी झूठ ना बोले, मतलब झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए, कठोरता पूर्वक पालन। अस्ते यानी चोरी नहीं करना। एक तो होता है बिना पूछे किसी की वस्तु उठा लेना, यहां पे बिना पूछे किसी के घर में जाना भी नहीं चाहिए, वो भी अच्छा इसका अस्ते का पाठ हो जाता है। किसी के घर में चले गए तो बिना पूछे उसका कोई भी चीज उपयोग में नहीं लाना चाहिए। ये सब बातें बताई गई हैं। अपरिग्रह में साफ साफ धन का संचय नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा बुद्ध ने यहां पे कहा था नशा का सेवन मत करिए, उन्होंने कहा था भिक्षुओं को नहीं करना चाहिए, गृहस्थ तो थोड़ा बहुत करेंगे। तो इस मामले में भी आप देखेंगे इनका कठोर है थोड़ा नियम। ब्रह्मचर्य का मतलब भी जैसे केवल यहां पे जैसे ब्रह्मचर्य की बात की जाती है तो यहां पे भी बहुत कठोरता पूर्वक ब्रह्मचर्य को रखा गया है। कोई भी जो भिक्षु है वो स्त्रियों की तरफ ना देखे, बात ना करे, उसके बारे में सोचे ना, मतलब उस लेवल पे ब्रह्मचर्य की कल्पना की गई यहां पे। यदि वो सब है इसका मतलब अभी आप इंद्रिय सुख में आप भटक रहे हैं, ठीक है, उसमें आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं ना, इस लेवल पे है। तो 5 महाव्रत भिक्षुओं के लिए कठोरता पूर्वक पालन, और उपासकों के लिए, अब जैसे उपासक कैसे ब्रह्मचर्य, उनका तो शादी होना ही होना है उनका, तो मतलब बस हाँ ईमानदारी से गृहस्थ जीवन का वो निर्वाह करें, इस तरह की बातें कही गई हैं इसमें। ठीक, यहां नोट करके लिख लें आप। लिखें, बौद्ध धर्म की तुलना में अहिंसा पर अधिक बल, अहिंसा पर अधिक बल और नियमों के कठोरता पूर्वक पालन पर बल दिया गया है। कठोरता पूर्वक पालन पर बल दिया गया है। जैन धर्म है, ठीक, वहां पे भी 1-2 अंतर बता दिया, यहां पे भी 1-2 अंतर बता दिया आपको, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला पॉइंट लिखे इसी में, लिखें कि जैन धर्म में कर्मफल, कर्मफल, कर्मों का फल एवं पुनर्जन्म को महत्व दिया गया है। दिया गया है तथा सृष्टि के कण कण में सृष्टि के कण कण में आत्मा की उपस्थिति को स्वीकार किया गया है। सृष्टि के कण कण में आत्मा की उपस्थिति को स्वीकार किया गया है। ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, बौद्ध धर्म में आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया। बौद्ध धर्म में आत्मा को स्वीकार, ठीक है, तो एक ऐसे भी एक अंतर हो जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण अंतर हो गया, ये आत्मा को मानते हैं सृष्टि के कण कण में आत्मा की उपस्थिति में, ये प्रेजेंस की बात करते हैं, कर्म फल पुनर्जन्म की ये भी बात करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखें आप, सृष्टि को शाश्वत मानते हैं। सृष्टि को शाश्वत मानते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म में क्या माना गया, क्षणभंगुर, चीजें बदलने वाला है, मतलब परिवर्तनशील है, ये शाश्वत, पतनशील भी माना गया उसमें, ठीक है, समय समय पे चीजें पतन की ओर बढ़ रही हैं, ये कहते हैं नहीं शाश्वत है, यथावत है।
तो यहां एक अंतर आपको दिखेगा दृष्टिकोण में दोनों के। आगे लिखें आप कि महावीर ने भी वेदों को अपौरुषेय नहीं माना, महावीर ने भी वेदों को अपौरुषेय नहीं माना, ठीक। आगे लिखें वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा की आलोचना तो की लेकिन कठोर शब्दों में नहीं। इन्होंने भी वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा की यानी आलोचना इन्होंने की लेकिन कठोर शब्दों में नहीं, बहुत मुखर होकर के नहीं करते थे, यानी एक तरह से ब्राह्मणों से बहुत पंगा नहीं ले रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, ठीक। अगला एक और पॉइंट लिखें आप, अंधविश्वास एवं कर्मकांडों की आलोचना भी की, कर्मकांडों की आलोचना भी की, ठीक है। अंधविश्वास एवं कर्मकांडों की आलोचना भी की, जो अंधविश्वास है कर्मकांड ये भी आलोचना कर रहे हैं, बुद्ध भी आलोचना कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो आप देखोगे जो प्रमुख टीचिंग्स हैं इनकी वो क्या है बताया हमने आपको, है ना। एक और छोटा सा पॉइंट नोट करके लिख लेंगे आप, कभी ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा कि जैन धर्म में सलाका पुरुष की अवधारणा है। इसको ऐसे ही याद रख लीजिएगा, इसको रिसर्च मत करिएगा इस पे। जैन धर्म में शलाका पुरुष की अवधारणा है, ठीक है। इस पे कोई रिसर्च मत करिएगा, शलाका पुरुष कौन कैसे बनेगा कब बनेगा, है ना, ऐसे जानते रहिएगा कि हाँ जैन धर्म में मतलब एक लेवल पे जब व्यक्ति तपस्या करता है तो उस स्तर को प्राप्त करता है। तो अलग अलग युगों में बांटा गया सृष्टि को, और हर दौर में इतने सलाका पुरुष आते हैं, इतने तीर्थंकर आते हैं, ठीक है, ऐसे करके बताया गया है, मतलब ठीक है। हर एक युग अलग अलग युग में बांटा गया और युग में कितने महान व्यक्ति आते हैं, तीर्थंकर भी उसी में है, सलाका पुरुष भी उसी में, ऐसे करके हर धर्म के लोग अपना अपना कुछ गढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी इस तरह की बात की गई है। एल बैशम की किताब में इसका उल्लेख है, हमने बस वैसे ही दे के छोड़ दिया। कभी कभी ऐसा लिखा हुआ काम आ जाता है 2 नंबर एग्जाम पर, शलाका प्रश्न का संबंध किस धर्म से है, कभी ऐसा कोई सवाल आ गया तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, उस समय लगेगा अच्छा 2 नंबर दे के चला गया हमें। ऐसा हुआ है कई बार, एक दो इंफॉर्मेशन हमने लिखाए हैं और वो एग्जाम में हूबहू आ गया है। एक बार तो विजयनगर में पढ़ा रहा था 4-5 साल पहले, केवल 2-3 सिक्कों के बारे में बताया और उसमें से एक कॉइन पूछ लिया। मुश्किल से 12-15 जानकारी दी होगी हमने, उसमें से 2-3 प्रश्न आ गए। तब विजयनगर से फ्रिक्वेंटली सवाल नहीं आ रहे थे। तो मेरा रूल क्या कहता था कि आप, विजयनगर साम्राज्य मध्यकाल का एक राज्य है, कि आप महत्वपूर्ण बातों को पढ़ के जाइए हर जगह, सवाल आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। तो बैक टू बैक 2-3 साल उसी में से 15-17 इंफॉर्मेशन जो हमने समझाया था उसी में से आ गए। तब अगली बार हमने 7-8 पेज का नोट्स ही करवा दिया। मैं कहा कि अब ये तो किस्मत की बात है ना कि आप जो चूज करने का महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। जैसे विवाह पे कर लगता था विजयनगर राज्य में, लेकिन विधवा पुनर्विवाह पे कर नहीं लगता था। तो एक बहुत बड़ी जानकारी थी। ऐसे कर करके ना हमने 15-17 बातें लिखवा रखी थी वहां पे। उसके बाद पिछले 2 साल से हमने उसको डिटेल में पढ़ाना शुरू कर दिया कि नहीं, अब हर एक साल प्रश्न जब आ ही रहे हैं तो अब इसको रिस्क लेना ठीक नहीं है। जब एकदम से नहीं आ रहे तो चलो ठीक है, बेसिक बातों को जान के छोड़ दो आप उसको। तो बौद्ध धर्म से तो प्रश्न आ ही रहा है हर एक साल। कभी कभी जैसे अभी रिसेंटली जैन धर्म से भी एक आधा सवाल आ गया था, सृष्टि के कण कण वाला रिसेंटली सवाल पूछा गया है, या तो 2024 में या 23 में, ठीक है। मतलब बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ये टफ नहीं है। आप कोई एक किताब भी पढ़ के जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, हाँ आत्मा को मानते हैं और कण कण में आत्मा की उपस्थिति को स्वीकार, ठीक है। बहुत इजी सवाल है, कोई ऐसा नहीं कि टफ सवाल था ये।
छठी की किताब में भी शायद मिल जाए, आर्य शर्मा भी मिल जाए आपको, है ना। तो कभी कभी बहुत इजीएस्ट सवाल भी आते हैं, ठीक है। तो ये हो गई शिक्षा के बारे में। अब यहां पे हम ये नहीं पढ़ने जा रहे हैं कि जैन धर्म की लोकप्रियता के कारण क्या आते हैं, बट कॉन्सेप्चुअली आपको समझा दें, ये भी राज परिवार से हैं, इनको भी राज के संरक्षण मिलेगा, ये भी आम लोगों के भाषा में उपदेश देंगे, ये भी संगठन बनाएंगे, ठीक है, ये भी तर्क के साथ अपनी बातों को, तो कॉमन सेंस तो अप्लाई हो ही जाएगा। सुन पा रहे ना सभी लोग, कॉमन सेंस तो अब लोकप्रियता के क्या कारण थे। तो भाई बौद्ध धर्म का पतन हुआ, लेकिन जैन धर्म का पतन क्यों नहीं हुआ। बौद्ध धर्म कमजोर पड़ गया ना 1200 ईस्वी तक आते, बट जैन धर्म बना रहेगा मध्यकाल में भी, निरंतर सतत आज भी। उसका कई कारण है, उसमें एक कारण है कि आप देखोगे कि जैसे जैन धर्म में आप देखोगे जब हम लोग बात करते हैं और बौद्ध धर्म की जब हम लोग तुलना करते हैं, तो बौद्ध धर्म ने एक तरह से ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ठीक ठाक चुनौती दी, इन्होंने चुनौती नहीं दी उस तरह से, ठीक। तो मतलब उस तरह की समस्या नहीं झेलेंगे जैसे बौद्ध झेलेंगे वो। दूसरा, बहुत सारी परंपराएं रीति रिवाज ऐसी हैं जो ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म वाली हैं, तो ये कुछ शिक्षा का पालन करते हुए भी चीजों का ये पालन करते रहे, साथ साथ चलते रहे। तीसरा, आप देखोगे जैसे बौद्ध जो बिहार था उसको खूब दान दक्षिणा मिलती थी, पैसे का केंद्र हो गया था, भोग विलास का केंद्र। जैनी भी बड़े समृद्ध होते हैं, ठीक है, बट मतलब उस लेवल पे नहीं था बिहार वगैरह जिस लेवल पे बौद्धों का था। फिर बौद्ध धर्म का प्रसार ना भारत से बाहर भी था, मध्य एशिया में भी था, अफगानिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में भी था। तो जब इस्लाम का उदय हुआ था तो इस्लाम के उदय के साथ बौद्धों का टकराव हुआ, बट जैनियों का प्रसार वहां नहीं था। ऐसे समझने के लिए तो जैनियों के साथ, प्लस ये खूब अनुशासन प्रिय हैं, अनुशासन में चलते हैं। यहां पे भी देखोगे आप उत्तराधिकारी वालों के कॉन्सेप्ट, तीर्थंकर वाला ही कॉन्सेप्ट है यहां पे भी। तो उसके बाद कोई अगला तीर्थंकर तो हुआ ही नहीं, इसमें भी आप देखोगे आप, ठीक है, अनुशासन पे बहुत, और तीर्थंकर की कही गई बातों को मानना ही मानना है, संशोधन करने का उसमें कोई स्कोप। तो ऐसे छोटे बड़े आप देखोगे बहुत सारे रीजन आपको दिख जाएंगे कि भाई जैन धर्म छोटे ग्रुप में रहेगा, बहुत बड़ा ग्रुप में नहीं। जैसे बौद्धों के पास एक बड़ा समर्थन था, जैनियों के पास वैसा समर्थन नहीं था, तो लोकप्रियता के कारण, ठीक है, या क्यों बना रह गया, ऐसे एक समझ रखनी है पढ़ते हुए बस। और इसमें कुछ बहुत लिखने के लिए नहीं कहा जाएगा आपको मेंस वगैरह में। फिर जैसे देखा जाए कंट्रीब्यूशन, जैसे हमने कल देखा, हमने पढ़ा बौद्ध धर्म के योगदान को लेकर के, ठीक है, कि भाई तो आप जैन धर्म का योगदान अलग से कुछ नहीं पढ़ना आपको, लेकिन हाँ कला के क्षेत्र में आगे हम देखेंगे मूर्ति कला और स्थापत्य को प्रभावित किया है, भाषा को इन्होंने भी प्रभावित किया है, धार्मिक जीवन को इन्होंने भी प्रभावित किया है। तो बुद्ध वाला कॉन्सेप्ट ही जैन धर्म में ही थोड़ा बहुत लागू, हम लिखना नहीं है उस तरह से, प्लान नहीं करना है, सोच के चलना है। स्टडी मटेरियल में लिख के दे दिया गया है, बट मेरा सुझाव है कि उस पर ध्यान एनर्जी खर्च मत करिएगा। बुद्ध वाले ही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हमें कि अच्छा इधर ये पॉइंट है तो वो पॉइंट यहां भी लागू हो जाएगा, समकालीन है दोनों। जब ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान होगा तो जैन धर्म की लोकप्रियता भी थोड़ी कम होगी। और एक इंटरेस्टिंग बात है, अहिंसा पे इतना बल दिया गया है कि जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों को वर्जित माना जाता है। व्यापार पे इनका बल होता है, तो व्यापार पे बल होगा तो ज्यादातर शहरों में रहेंगे जैनी। बड़े बड़े व्यापारी आपको देखोगे, जैन समाज के लोग बड़े बड़े व्यापारी आपको दिखेंगे आप, ठीक है। अहिंसा पे बहुत बल है इनका। युद्ध और कृषि तक को वर्जित है, तो कैसे सरवाइव करेंगे आप, कृषि वर्जित होगा तो, ठीक है। तो एक छोटे से दायरे में रखा है, लेकिन लगातार महत्व बना हुआ है। आज देखा जाए तो बड़े प्रभावी लोग हैं जैन समाज के लोग। प्रभावी कहने का मतलब पैसे से बड़े मजबूत हैं। आप में से भी कुछ जैन होंगे, ठीक है ना। जब जैन समाज के लोग पैसे से बहुत समृद्ध हैं, मजबूत है, तो ये वो बातें हैं जो आपको लिखनी नहीं है। कुछ कुछ बातें ऑब्जेक्टिव के लिए, और क्या, जैसे संप्रदाय इसमें भी है, श्वेतांबर और दिगंबर। दो संगीति यहां पे भी है प्रमुख, दो सम्मेलन यहां भी बुलाए गए थे, फेमस हैं। तो संगीति, संप्रदाय, दो दो चार चार बातें, ये सब हम थोड़ा लिखेंगे। हम लिखें आप जरा, पहले लिखें आप जैन संगीति।
प्रथम संगीति बोला गया था 300 ईसा पूर्व में। पाटलिपुत्र में बुलाया गया था 300 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। और इसी संगीति में लेकिन इसी संगीति में जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, क्यों बढ़ गया था इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है, आप उसको सुन लीजिए। ठीक है, और एक दो शब्द नोट करके मैं ऐसे ऐड करवा दूंगा आपको। इस समय ना शासक थे उस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत मतलब ठीक है, इतना काफी है इंफॉर्मेशन। जैन परंपरा कहती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म के अनुयायी थे, जो मौर्य शासक थे चंद्रगुप्त। ठीक, उसके शासन काल के अंतिम वर्षों में पाटलिपुत्र में अकाल आया, तो बड़ी संख्या में जैन भिक्षु भद्रबाहु के नेतृत्व में, जो कल्प सूत्र के लेखक है, जो मैंने लिखवाया था आपको, दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए, चंद्रगिरी, जहां श्रवण बेलागोला है, चंद्रगिरी पहाड़ी की तरफ चले गए बड़ी संख्या में जैन भिक्षु। जब वो लौट कर आए तो देखा पटना में रहने वाले भिक्षुओं ने नियमों में उदारता, बौद्ध धर्म में भी वैशाली और पटना वालों नियमों में उदारता बरती थी, और जैन धर्म में भी शुरुआत भी वहीं से हुआ, उदारता भी वहीं बरत रहे हैं पहली बार। उन्होंने कहा हमने कठोरता पूर्वक, इसी मुद्दे पे बातचीत हुई, सहमति नहीं बन पाई, अब थोड़ी आदत पड़ गई थी उदार जीवन जीने की, है ना, तो एक तरफ श्वेत वस्त्र वाले हो गए, दूसरी तरफ ठीक है बिना वस्त्र वाले हो गए, दिगंबर। अभी मैं इसके बारे में बता दूंगा आपको, लिखवा भी दूंगा, है ना, तो नोट करके केवल यहां लिख लें आप। चंद्रगुप्त मौर्य अकाल पूरा वाक्य पूरा करने की जरूरत नहीं है आपको। चंद्रगुप्त मौर्य अकाल भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन भिक्षु, भद्रबाहु के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जैन भिक्षु कर्नाटक चले गए थे। इसी में लिखे, लौट कर आने पर देखा कि पाटलिपुत्र के भिक्षु नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं। नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसी मुद्दे को लेकर प्रथम संगीति का आयोजन किया गया था। इसी मुद्दे को लेकर प्रथम संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है, किया गया था। प्रथम संगीति के बाद अभी आप लिख लें द्वितीय संगीति। ये माना जाता है 512 ईस्वी में
गुजरात के बल्लभी में, गुजरात के बल्लभी में, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे देवाधीश रमाश्रमण। इसके अध्यक्ष थे देवाधीश रमाश्रमण। देवाधीश रमाश्रमण। उस समय बल्लभी में ना मैत्रक वंश का शासन था, आगे अभी जिक्र आएगा जब गुजरात पढ़ेंगे तो। इसके अध्यक्ष थे देवाधीश रमाश्रमण। ठीक, यहां पे लिखेंगे आप जैन साहित्य का अंतिम तौर पर संकलन किया गया। जैन साहित्य का अंतिम तौर पर संकलन किया गया। ठीक, जैन साहित्य का अंतिम तौर पर संकलन किया गया। नोट कर लिया आप लोगों ने? तो दो संगीति है, कभी कोई सवाल आया नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी रख लीजिएगा। एक लिख लें आप श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में। जैन धर्म में 99% चांसेस हैं कि सब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के रूप में ही आएंगे। सब्जेक्टिव की संभावना एकदम नगण्य है, लेकिन खारिज नहीं है। सबसे ज्यादा संभावना क्या होती है? दो, एक तो प्रमुख शिक्षा पे सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है, वो काफी पॉइंट है जो आपको बता दिए गए हैं। ठीक, दूसरा योगदान पे, कल योगदान का फॉर्मेट हमने आपको बता दिया है। ठीक है, सामाजिक योगदान, आर्थिक योगदान, फॉर्मेट हमने बता दिया है। तो अभी लिख के भी दिया हुआ है वैसे आपको, तो कभी आएंगे भी तो इस दो पे ही संभावना बनेगी। ठीक है, शिक्षा पे, नहीं तो फिर योगदान पे, क्या कंट्रीब्यूशन जैन धर्म का। ठीक है, अदरवाइज 99% चांसेस है कि केवल केवल ऑब्जेक्टिव में सवाल आएंगे इससे। ठीक है, हाँ कभी एक और संभावना है, बुद्ध और महावीर की शिक्षाओं में तुलना करके भी आपसे, वो भी बहुत आराम से लिख देंगे आप। केवल कॉपी कॉपी को पढ़ना, आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन ज्यादा रखना है आपको इसमें। तथ्यों को जो बताए गए हैं उसको, इसका 2 गुना 2.5 गुना तथ्य, 3 गुना तथ्य होगा आपके मैटर में, ट्रिपल होगा, 4 गुना भी हो सकता है, ट्रिपल कम कर रहा हूं मैं। तो यहां पे भी मैं आपको निकाल के थोड़ा राहत दे रहा हूं मैं आपको कि ये सब ध्यान रखना आप। पहले तरीका हमने बता ही दिया आपको, प्रैक्टिस करते जाइएगा, कोई नई जानकारी आए तो अपना ऐड करते जाइएगा आप। ठीक है, श्वेतांबर क्यों कहते हैं श्वेतांबर? क्योंकि ये श्वेत वस्त्र पहनते हैं और ये वस्त्र नहीं पहनते हैं। ये श्वेत वस्त्र पहनते हैं और ये वस्त्र नहीं पहनते हैं। महावीर भी वस्त्र धारण नहीं करते थे। ठीक, ऐसे करके 2-3 पॉइंट लिख लीजिए आप। श्वेतांबर का मानना है कि महिलाएं भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, महिलाएं भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, इधर दिगंबर में लिख लें आप, महिलाएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं। ठीक है, महिलाओं को मोक्ष नहीं मिलेगा। कुछ इनका अपना रीजन रहा होगा कहने का। ठीक है, दिगंबर ये मानते हैं जन्म लेना होगा, फिर पुरुष के रूप में ही मोक्ष। ठीक है ना, जो भी जैविक वगैरह जो रीजन उनके रहे हों अपने, है ना। मैं बहुत स्पष्ट न हूं इस मुद्दे को लेकर, ऐसा क्यों कहते थे वो। अगला पॉइंट लिखें आप इसमें,
लिखें कि श्वेतांबर के बारे में कि कैवल्य प्राप्ति के पश्चात, कैवल्य प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भोजन कर सकते हैं। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात भोजन कर सकते हैं। ठीक है, इधर लिख लें आप, भोजन नहीं कर सकते हैं। भोजन नहीं कर सकते हैं। एक श्वेतांबर में लिख लें आप, जैन साहित्य अंग उपांग, जैन साहित्य अंग उपांग सब लिखवाया था मैंने आपको, को मानते हैं ठीक है, को मानते हैं। और इधर लिख लीजिएगा आप, ये नहीं मानते हैं। तो ये फिर किसको मानते हैं? ये कहते हैं महावीर की जो शिक्षा थी वो पुब्बों के रूप में थी। ठीक है, नाम दिया गया है पुब्बो, अर्धमागधी भाषा में, है ना। वो शिक्षा सब लुप्त हो गई, वो गायब हो गया। मतलब जो किताबें थी वो पुब्बों के रूप में थी, सब गायब हो गया, वो लुप्त हो गया। बाद में अंग उपांग वगैरह, तो ये नहीं मानते हैं अंग उपांग को। जो शिक्षा चली आ रही है मौखिक तौर पे उसी को मानते हैं, और धर्म ग्रंथ के रूप में पुब्बों को मानते हैं। ठीक, एक जानकारी के लिए है ना। एक और पॉइंट लिखें आप, श्वेतांबर के उपसंप्रदाय का नाम लिख लें आप। श्वेतांबर के उपसंप्रदाय का नाम, उपसंप्रदाय का नाम मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजक, ये सब उपसंप्रदाय हैं, कौमा स्थानकवासी, स्थानकवासी, तेरापंथी। ठीक, ये सब श्वेतांबर के उपसंप्रदाय हैं। ठीक है, दिगंबर को कहते, इसमें उपसंप्रदाय इसमें भी हैं, बिसपंथी, यहां पर भी एक तेरापंथी है और एक समैयापंथी। ये सब जैन धर्म के उप संप्रदाय हैं, बिसपंथी, तेरापंथी, समैयापंथी। देखो अलग अलग उप संप्रदाय होते हैं ना, तो अंतर भी होता है उनमें, कुछ फिलॉसफी का अंतर होता है। बट हमने बताया फिलॉसफी बहुत सूक्ष्म चीज हो जाती है, उसकी व्याख्या करना इतना आसान नहीं होता है कि आप उसको कैच कर लेंगे आप। तो आप ये समझ लो कि पिछले 30 वर्षों में सवाल पूछे गए हैं तो शायद 1-2 बार फिलॉसफी पे पूछे गए हैं। फैक्चुअल, ये किसका संप्रदाय है, किसका उप संप्रदाय है, ऐसे करके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, क्यों? हमसे अवेयरनेस, जैसे तेरापंथी बहुत फेमस है आज भी, तेरापंथी बहुत फेमस है आज भी, है ना। तो उस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। हमने क्या देखा? 2 संगीति, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक, साहित्य की बात हम लोग कर चुके हैं, साहित्य में और कुछ हमें जानना नहीं था अलग से, जैन साहित्य की बात पहले कर चुके हैं हम। अब एक लास्ट 2 छोटी छोटी बातें और है इसमें जो हमें ध्यान रखना है। एक है प्रमुख पहाड़ियों के बारे में। जैन धर्म से संबंधित ना कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं, ये नाम आगे भी आएंगे, ये नाम आगे भी आएंगे, है ना। प्रमुख पहाड़ियां उड़ीसा में लिख लें आप, खंडगिरी, उदयगिरी, पहाड़ी कहने का मतलब इन पहाड़ियों पे मंदिर, मूर्तियां, ये जैन तीर्थ स्थल हैं, जैन प्रमुख जैन केंद्र हैं। ठीक, उड़ीसा में खंडगिरी, उदयगिरी, है ना,
झारखंड यानी बिहार की बात करें हम लोग तो पारसनाथ की पहाड़ियां, ठीक है, यहां पर एक सम्मेद शिखर है। जैन इसको बहुत पवित्र जगह मानते हैं, ठीक है। जैनियों का यह मानना है कि भाई सम्मेद शिखर पे ही अधिकांशतः तीर्थंकरों ने अपने प्राण का त्याग, अधिकांशतः ने, सभी ने नहीं, जैसे महावीर ने पावा में किया है, ठीक है। जैनी ऐसा मानते हैं, सम्मेद शिखर का अपना एक बड़ा सम्मान है। राजस्थान में माउंट आबू जो है आपका, है ना, बड़ा फेमस मंदिर है वहां, दिलवारा का जैन टेम्पल, अर्बुदगिरी। राजस्थान में अर्बुदगिरी, ये हो गया माउंट आबू, ठीक है। उसमें दिलवारा का जैन टेम्पल बहुत फेमस है, आगे हम पढ़ेंगे भी, बट कुछ पहाड़ियां हैं, है ना, तीर्थ स्थल हैं ये। अर्बुदगिरी गुजरात में है, शत्रुंजय गिरी, गुजरात में है शत्रुंजय गिरी। और कर्नाटक में है चंद्रगिरी। चंद्रगिरी जहां है वहीं पर श्रावण बेलागोला बड़ा फेमस जगह है, और श्रावण बेलागोला में ही एक बड़ा विशालकाय मूर्ति है गोमतेश्वर की, बहुत फेमस है, उस पर सवाल भी आ चुका है आईएएस प्री में, बहुत पहले 2008 में एक सवाल आया था, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं, हर पहाड़ियों के साथ कुछ ना कुछ जैन धर्म के विचार या जो साधु संत हुए उनकी बातें जुड़ी हुई हैं, ना। एक तो प्रमुख पहाड़ियों के बारे में कुछ जानना होता है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक। और एक लास्ट हमें जानना है इनके बारे में, वो है आपका कुछ प्रमुख शासक, है ना, जिन्होंने संरक्षण दिया, प्रमुख शासक या वंश जिन्होंने संरक्षण दिया। ठीक है, जैसे महावीर के समकालीन में सबसे ज्यादा नाम आता है बिंबिसार का, अजात शत्रु का, चेतक तो इसके मामा ही थे लक्ष्मी वाले, बिंबिसार, अजात शत्रु, चेतक इत्यादि। आपने देखा होगा बौद्ध धर्म में भी हमने शासकों के बारे में आपको बताया था, क्योंकि वो जरूरी पूछता है एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव में वो, ठीक है। अब होता क्या, राजनीति पे सवाल ज्यादा नहीं आते हैं, बट अब जब धर्म और राजनीति जुड़ जाता है तो उस पर सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी में, ठीक है। वंशावली पे सवाल शायद ही कभी पूछा गया है, बट किसी शासक ने संरक्षण दिया तो वो सवाल आ गया है, ठीक है। और बाद में देखेंगे, पश्चात में देखेंगे आप, जैसे मौर्य वंश में, पश्चात में देखेंगे आप नंद वंश कर दीजिए पहले तो आप, मौर्य वंश के जगह पे। नंद वंश में दोनों ने, महापद्म ने भी धना ने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया था, ठीक। मौर्य वंश के दो शासक, एक चंद्रगुप्त मौर्य और एक है संप्रति, उज्जैन से शासन करता था संप्रति। अर्जुन तुम्हारा सवाल क्या है, किसी समय जिक्र कर दीजिएगा सर, मुझे दिखा नहीं, ठीक है, दोबारा से टाइप कर देना, दिख जाए तो मैं बता दूंगा। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य और संप्रति, ठीक है। संप्रति के बारे में कहा जाता था जैनियों का अशोक है ये, अशोक के बारे में पढ़ेंगे अभी, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार को लेकर के, है ना। इसके बाद देखेंगे आप मौर्य वंश के पश्चात हम लोग बात करेंगे, कुषाणों की बात करते हैं ना हम लोग, आगे कर पढ़ने वाले हैं,
कुषाणों में एक शासक था हुविस्क, कुषाणों का एक शासक था हुविस्क, ठीक। ऐसे ही एक कलिंग का शासक था खारवेल। इन शासकों का नाम आगे भी आएगा, बट सबका नहीं आएगा, ठीक है, सबका नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे हो गया ना कि महावीर के पश्चात अलग अलग दौर में राजकीय संरक्षण मिलता रहा है। जैसे एक फेमस है राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष। आपने राष्ट्रकूट वंश का नाम सुना है क्या? कितने लोगों ने सुना है? दैट्स गुड, है ना। एक कन्नौज पे त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ेंगे हम लोग, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में, पूर्व मध्यकाल की घटना है ना, ठीक है, ये पूर्व मध्यकाल की घटना है, ठीक। राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष की बात। ऐसे एक चालुक्य शासक है गुजरात के, है ना, कुमारपाल, और एक दो शासक, उन्होंने भी संरक्षण दिया था। तो संरक्षक, कुछ प्रमुख पहाड़ियां, ठीक है, इन सबसे रिलेटेड सवाल, ठीक है। इतना अजब गजब नाम कैसे याद रहता है आपको? अरे आप सबको भी याद होने वाला है, सोचो, मैं तो कटौती करके बता रहा हूं आपको, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं ना। 4 गुना फैक्ट्स पढ़े हुए, आप पढ़ते रहिए उसको भी आप, ठीक है। और तरीका भी हमने बता दिया कि कभी भी वैसे प्लेन फैक्ट्स मत पढ़िएगा, क्वेश्चन बनाने से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बढ़ा रहा हूं। और कल जो हमने बताया था आपको, वो पीसीएस के लिए भी सेम फॉर्मूला है, अलग कुछ नहीं करना है आपको। बस जिस पीसीएस का एग्जाम देना है आपको, उस पीसीएस के बारे में वैसे क्वेश्चन पेपर उत्तर ऐड कर लेने हैं। आईएएस से ज्यादा सवाल कभी भी पीसीएस में होने वाले हैं सॉल्व, आपको बिहार दो या यूपी दो, यहां पे बल्क में सवाल आते हैं हिस्ट्री में। राजस्थान में कम आते हैं, मध्य प्रदेश में मतलब लोकल स्थानीय इतिहास के सवाल ज्यादा हैं। जैसे राजस्थान में औसतन मान लो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं इतिहास से, 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 15, 17, 18 प्रश्न राजस्थान के इतिहास पे होगा और 10-12 प्रश्न प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास पे। पर जो 10-12 प्रश्न, यदि 10 प्रश्न हैं तो आप नॉर्मल क्लास से ही आपके 8 बन जाएंगे, 9 बन जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको उसमें अतिरिक्त। हाँ, राजस्थान के लिए फिर आपको राजस्थान पढ़ना पड़ेगा, मध्य प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश पढ़ना पड़ेगा आपको। जब आप दें, वैसे मेरा सुझाव है, देखिए आपको लगेगा स्टेट के एग्जाम आसान होते हैं, बट मैं कभी नहीं मानता हूं आसान होता कोई भी एग्जाम हिंदुस्तान में। अब बैंक दीजिए, रेलवे दीजिए, क्लर्क दीजिए, कोई एग्जाम आसान नहीं होता हिंदुस्तान में। सोच करके अपने आप को भुलावे में मत रखिएगा आप। कोई भी एग्जाम ऐसा टफ नहीं है जिसको आप क्रैक नहीं कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम ऐसे जिसको आप क्रैक नहीं कर सकते हैं, बस उस संकल्प की बात होती है। अभी रतन टाटा के बारे में कुछ कुछ पढ़ रहे थे, अब अभी एक उनका एक स्टेटमेंट देखा कि मैं तो निर्णय ले लेता था, फिर उसको सही साबित करता था कि मेरा निर्णय सही है। क्या जुनून था इस आदमी के अंदर, इनके अंदर, है ना, ठीक है। मतलब इनका कद इतना बड़ा रहा है आजादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में, भारत के विकास में, भारत की एक छवि गढ़ने में दुनिया में। सामान्य आदमी से भी पूछोगे टाटा का कोई प्रोडक्ट है तो समझ लो कि 99% लोग उसको मानते हैं कि क्रेडिबल ही होगा, विश्वसनीय होगा। चेतना में ये बात उतर जाना बहुत बड़ी बात होती है। यदि कुछ चीजें प्रोडक्ट ठीक नहीं होती हैं तो इथिक्स को लेकर के, क्रेडिबिलिटी को लेकर के, टाटा में नौकरी का मतलब लोग कहते थे एक समय की सरकारी नौकरी है। अभी भी आप किसी को सुनोगे टाटा में किसी को जॉब लग गया, अच्छा ये सरकारी नौकरी है, टाटा कंपनी में आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, तो जल्दी से वो छंटनी नहीं करते हैं, बहुत विपरीत परिस्थिति ना आ जाए, थोड़े बहुत कल्चर कहीं कहीं आ जाते हैं, तो अब निर्णय ले लेते हैं फिर साबित करते हैं। आपने निर्णय लिया है तो आपको साबित करना है। ऐसे मान लोगे तो देखो जितना नीचे जाओ एग्जाम पे ना, अब एसआई का एग्जाम है, कांस्टेबल का लाखों लाख लोग, कौन सा एग्जाम बताओ जहां लाखों लोग नहीं देते हैं एग्जाम?
तैयारी शुरू अक्सर ऐसे होती है, हम जो बैठे हुए हमसे बाकी सब ज्यादा ही जानता होगा। बहुत लोगों के मन में ये आता होगा धीरे धीरे करके, ऐसा कुछ भी कहीं नहीं होता है। ठीक, बहुत ज्यादा जाने तो करेंगे क्या यहाँ क्लास में, तो क्लास के अंदर जरूरत है ना ऑनलाइन क्लास की जरूरत है। उनको तो तैयारी करनी चाहिए, एग्जाम देना चाहिए, निकालना चाहिए। कोई ज्यादा वादा कुछ नहीं जानता है। किसी भी एग्जाम में कंसिस्टेंसी बहुत पे करती है, निरंतरता, पाने की तड़प, पाने की ललक। अपने जीवन की कोई भी उपलब्धि जिसमें खूब मजा आता हो, देखिएगा आप कैसे आप दिन रात एक कर देते हैं। तो कोई भी एग्जाम आपको निकालना हो, पीसीएस, आईएएस, है ना। बस यहां अभी बात छेड़ने का मतलब था कि ऑनलाइन एक सवाल ऐसा आया था, तो पीसीएस के बारे में भी गाइड कर दीजिएगा कि कैसे स्ट्रैटेजी हो। ऑब्जेक्टिव को लेकर सब्जेक्टिव तो सेम अप्रोच होना है, ठीक है। तो ये बट सवारी किसी एक नाव की ही करिएगा, टारगेट किसी एक एग्जाम को ही करिएगा, ठीक। और जब तक तैयारी कर रहे हैं, जैसे बहुत लोग बोलेंगे फॉर्म डाल दो, एग्जाम देना चाहिए, एग्जामिनेशन हॉल जाना चाहिए, ठीक है। आपको केवल मेरी बात 50% भी समझ आ गई ना, जो मैं सुझाव दे रहा हूं, ठीक है, 50% भी समझ आ गई और आपने उतार लिया, तो सिलेक्शन के रेस में दौड़ेंगे, एग्जाम देखने नहीं जाएंगे आप। हम हर इस तरह की बातों से अपने आप को हम सांत्वना देते रहते हैं। इतना टफ टफ टेस्ट सीरीज मौजूद होता है, एग्जाम से हायर लेवल पे है, हम एग्जाम में क्यों प्रयोग करने जाए। हम एग्जाम में सीखने वाली कौन सी बात है, फिर सीखा क्या हमने। अब आज के जमाने में इतने ऑप्शन उपलब्ध है ना कि आप चाह जाएं तो हमेशा अपने आप को धीरे 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 आप, हम अभी जैसे मान लो एग्जाम का ये लेवल है, सपोज दैट हमने शुरू किया, मान लो हम यहां हैं, जीरो से शुरू कर रहे हैं, एक समय यहां आकर के हम थोड़ा सा नीचे रहेंगे, हम डाउट है नहीं है, यहां से तो बढ़ते चले जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे जो तरीका हमने बताया आपको, बट यहां पे। लेकिन यदि आपने बहुत बढ़िया से अभ्यास कर लिया, करते करते बराबर और इससे ऊपर उठ जाएंगे आप। कोई भी सवाल है, मेरा तो होगा। अभी 14-15 महीने में आपको हम लोग पुश करके यहां तक ले आएंगे। अब आपका आत्मविश्वास होगा तो बराबर खड़े हो जाएंगे आप। आपको लगेगा मेरा होगा, मेरा नहीं होगा, ऐसे फंसे रहेंगे आप। बट आपने 5-6 महीने रेगुलर अभ्यास कर लिया तो पैरेलल खड़े हो जाएंगे और ऊपर निकल जाएंगे आप। कुछ भी हो मेरा होगा, वो अभ्यास से कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक। हम आपको पुश करते करते यहां ले, जहां से आप समझ पाएंगे आप, यस। तो इसलिए हमने कहा कि आप एक को फोकस करेंगे तो उसमें कभी गलती भी हुई तो अगली बार आप सुधारेंगे उसको। 4 एग्जाम देंगे, 4 तरह के विषय, 4 तरह की पढ़ाई। लगता है कि मेरा कहीं हो जाएगा, एग्जाम देना चाहिए। आपके आसपास हर वो सलाहकार हैं जिनको एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं है, वो उसी भीड़ का पार्ट बने हुए हैं। आपको कब एग्जाम देना चाहिए, कोई भी एग्जाम, जब आपको लगे कि अब आपके पास पढ़ने के लिए कुछ बचा नहीं है। जैसे आपने आईएएस मेंस दे दिया, किसी कारण से आपका नहीं हुआ, अगली बार नहीं दे रहे हैं आप, तो 1 साल बैठ के क्या करेंगे आप, जो मर्जी एग्जाम दीजिए आप। पर जब तक पीटी मेंस की ठीक से तैयारी नहीं हो, आप एग्जाम के लिए प्लान मत करिएगा, ठीक। कभी लगा आपको एक आधा कोई पीसीएस का एग्जाम या आईएएस का एग्जाम आपको देना है तो चलो दे दो एक बार, ये जानते हुए कि हमारी तैयारी नहीं है, इट्स ओके। पीटी की अच्छी तैयारी, मेंस की बहुत बहुत अच्छी तैयारी, फिर आप पीटी के लिए जाइए दोबारा। क्यों, हमेशा रखिए मन में मुझे नौकरी लेनी है, एग्जाम नहीं, मुझे क्वालिफाई करना है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे लेवल है तो हम लोग समझिएगा, आपको नीचे से जैसे 0 मान लीजिए, आप कुछ भी हैं, हम तो 0 मान के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऐसे पुश करते करते सारे विषय पढ़ते पढ़ते आप ठीक करीब आ जाएंगे, आपको समझ में आने लगेगा। खूब मेहनत करेंगे तो पैरेलल खड़ा होंगे, हाँ मेरा हो सकता है, आत्मविश्वास। और एकदम समझ लीजिए कि बिना दबाव के आपने रिगरस एफर्ट लगा दिया। सेना वाली कहावत है ना कि शांति के समय आप जितना पसीना बहाओगे, युद्ध में उतना ही कम खून बहाना पड़ेगा आपको, वरना युद्ध में तो खून वैसे ही बहाना है। बिना दबाव के जितना आप प्लान तैयारी करोगे, बिना प्रेशर के एग्जाम के, ठीक। और एक बार जब आप देखने लगते हैं कि मेरा हो जाएगा, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कब क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। शुरू के 1-1.5 साल मेरा सुझाव है कि एक ही चीज पे फोकस। आप इस वाले क्लास में हैं और आपको पीसीएस देना, तो कंफ्यूजन में मत आइए आप, मैं बात आईएएस की करूंगा,
पर आप फोकस करिए पीसीएस के, उसके क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करिए, आप उसके सिलेबस को देखिए, आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि भाई नहीं मुझे पहला पीसीएस निकालना है, बिहार, यूपी, राजस्थान, जो आपको लगता है, ठीक, फिर आप कंफ्यूजन में मत आइएगा। ठीक है, तैयारी सब्जेक्ट तो यही चलना है वहां पे भी, हर जगह आप, ठीक है, तो आप बस ये फोकस क्लियर रखिए। अब यूपी में हिंदी के नंबर ऐड होते हैं तो आप पढ़िए हिंदी आप उस हिसाब से, ठीक है, तो आप जब फोकस रखेंगे ना तो अपने आप को धीरे धीरे वहां आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, आईएएस की तैयारी के बाद कोई लेवल नहीं होता है ना, आप इस लेवल पे तैयारी कर लेंगे तो कोई भी सब्जेक्टिव एग्जाम इससे आसान ही है, बट उस लेवल को पहले अचीव करिएगा आप, फिर फोकस कर दीजिएगा किसी एक एग्जाम को, आईएएस या पीसीएस। जिसको फोकस किया, बुरे से बुरे हालत में भी 2 बार मेंस लिखना है, ठीक, तब जजमेंट होता है लेवल पे आने के बाद। तीसरे के लिए कभी नहीं सोचना है, आज के डेट में इतना गाइडेंस उपलब्ध है, कोई भी सोच रहा है ना बहुत ज्यादा, इसका मतलब वो उस एनर्जी से तैयारी नहीं करता है। ठीक है, तीसरे के लिए कभी नहीं सोचना है। 2 का मतलब किसी कारण से मेंस नहीं हुआ तो आपके अनुभव जुड़ गए हैं। 2 साल पहले एक बच्ची टॉप कर गई थी, 2 साल उसका प्रीलिम से नहीं हुआ था, ठीक है, तीसरा बार प्रीलिम से निकला, वो टॉप कर गई। एक बच्ची मुझे याद है जब मैं था पीछे, राजस्थान की बच्ची है पूजा, 5 जयपुर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही है, 400 कुछ रैंक थे उसके, 5 बार उसका प्रीलिम्स नहीं हुआ था, 6ठे बार में प्रीलिम्स हुआ, सिलेक्शन हो गया उसके। तो वो पेशेंस चाहिए, 5 बार प्रीलिम्स ही नहीं हुआ उसका। घर वालों का भी सपोर्ट जबरदस्त था, उस बच्चे की भी प्रतिबद्धता जबरदस्त थी कि मुझे बनना है, मुझे करना है। ठीक, तो अब तो गाइडेंस बहुत है ना, कंफ्यूजन नहीं है ना, अब तो पढ़ना है, टेस्ट सीरीज बहुत तरह के हैं, आप जब चाहें अपने लेवल को उठाते जाइए, आप टफ से टफ सिचुएशन आप। ठीक है, तो अब ये नहीं है कि हमें क्या अब चूज करना है और आपको काम करना है, बट शॉर्टकट नहीं है। तो कोई एग्जाम आप सोच रहे हो पीसीएस निकाल देंगे, रेलवे, आप पढ़ के देखो ना, आप देखो 10 लाख लोगों ने फॉर्म डाला, 8 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, उसमें भी 2-3 बार आप दिन रात एक करेंगे ना आप, तब जाकर के आप जगह बना पाएंगे। इसलिए फोकस क्लियर रखिएगा, कभी भी मत रखिएगा आप कि हम ये कर रहे हैं तो ये भी हो जाएगा, है ना। आपको नेट देना हो, जेआरएफ देना हो, कोई भी एग्जाम देना हो, जीएस की इस क्लास के बाद जीएस का कोई लेवल बचता नहीं है, तो इसके तो मल्टीपल एडवांटेज है। सीडीएस देना हो, सीएपीएफ देना हो, एनडीए, एनडीए तो चलो अब क्या देंगे, अब आप सीडीएस और सीएपीएफ तो दे ही रहे हैं बच्चे, ग्रेजुएट वाले बहुत सारे। असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, फिजिकल होता है, उसमें यूपीएससी कंडक्ट कराती है, सेम बोर्ड होता है, उसमें केवल जीएस बेस्ड होता है, थोड़ा बहुत अंग्रेजी का ज्ञान होता है उसमें, तो दौड़ वौड़ लगानी पड़ेगी, लंबी कूद, ये सब होता है उसमें। पास गजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं लोग उसमें भी बड़ी संख्या में, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सब में जो असिस्टेंट कमांडेंट होता है सीएपीएफ से बनते हैं सब। जीएस बेस्ड एग्जाम है पूरी तरह से वो। तो ये हम लोगों ने महावीर स्वामी से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातों को बता दिया, ठीक, नोट करके लिख लें आप। देखिए, बौद्ध साहित्य में बुद्ध के समकालीन, बौद्ध साहित्य में बुद्ध के समकालीन कुछ अन्य तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। ठीक, कुछ अन्य तीर्थंकर लिखवाया गया मैंने आपको, नहीं, तीर्थंकर का कुछ अन्य विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, या संप्रदायों का, ठीक, ब्रैकेट में कर लीजिएगा आप, संप्रदायों का। उसमें एक बड़ा फेमस है, ये नाम आपको लिखना पड़ेगा, और वो है आजीवक। नोट में लिख लेंगे आप, आजीवक संप्रदाय।
इसके संस्थापक थे मक्खाली गोसाल और इनका जो विचार है वो माना जाता है नियतिवादी। ठीक, आजीवक संप्रदाय था, बुद्ध और महावीर के समकालीन ही था। ठीक है, मक्खाली गोसाल और इनका माना जाता है जो विचार है वो नियतिवादी, यानी सब कुछ तय है, कुछ करो या ना करो, जो होना है वही होगा। ठीक है, अलग अलग तरह के विचारक हुए हैं, अपने अपने तर्कों से अपनी बातों को रखा है। मक्खली गोसाल जो थे प्रारंभ में महावीर के अनुयायी थे। प्रारंभ में महावीर के अनुयायी थे, बाद में अलग होकर इन्होंने अपना संप्रदाय। ऐसे ना कुछ और विचारकों का नाम मिलता है, जैसे संजय वेलठीपुत्र हैं, संदेहवादी हैं, हर बात पे संदेह करते थे। पकुद कच्छायन है, ठीक है, नित्यवादी हैं, वो मानते हैं कि भाई सब कुछ ऐसा मतलब नियम है उससे होगा। एक अजीत केस कंबली हैं, वो उच्छेदवादी हैं, 7 तत्वों से बना है, उसमें विलीन हो जाएंगे आप। तो नहीं जानना है हमें, बस एक बार ऐसे बता दिया आपको। स्टडी मटेरियल में उन सब तीर्थंकरों मतलब संप्रदायों का भी उल्लेख किया गया, बट उसमें ये नाम थोड़ा जानते रहना आपको, आजीवक संप्रदाय के बारे में। संस्थापक का नाम हो गया नियतिवादी, यानी सब कुछ तय है जो होना है। ठीक, प्रारंभ में महावीर के ये अनुयायी थे, बाद में अलग होकर इन्होंने अपना संप्रदाय। तो आपने देखा होगा बौद्ध काल में बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने, मतलब चूंकि हमने कहा था धर्म एक बड़ा टॉपिक है, इसका हिस्सा है धर्म यानी कल्चर। ठीक, धर्म तो कल्चर का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम लोगों ने बुद्ध काल, महाजनपद काल या सूत्र काल में क्या क्या पढ़ा, एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग ऐसे ही। सबसे पहले साहित्य का अध्ययन किया, वेदांग, बौद्ध और जैन। ठीक, साहित्य के बाद अर्थव्यवस्था, फिर समाज, फिर राजनीति। राजनीति में उत्तर वैदिक काल की तुलना में क्या परिवर्तन आया, बाहरी आक्रमण, 16 महाजनपद। किसी को याद है क्या 16 का 16 महाजनपद? वेरी गुड, 2 लोगों ने हाथ उठाया, 3, 4, 5, 6। ठीक है, कौन बताना चाहेगा, बताइए आप में से। चलो, 5 महाजनपद का नाम और 5 कैपिटल। ठीक है, वेरी गुड, मगध का हो गया। तो मगध के रहने वाले हो क्या? ठीक है, सबसे पहले अपना महाजनपद बता दिया, वज्जी वैशाली। ठीक है, कंबोज, हाटक। टफ है बहुत, लेकिन आसान काम नहीं होता है बताना। अब तो नहीं याद आएगा, कुछ भी कर लो। अब देखो, मैं जानता हूं नहीं याद आएगा, तुम जो सोच रहे हो भूल जाओगे तुम उसको। अब देखिए, इसको कहते हैं प्रेशर बनाना, फिर तुम भूल जाओगे। तुम क्या बोले, तुम सुरसेन मथुरा। देखो हिम्मत देख रहे इस बच्चे के, इतना प्रेशर बनाने पे भी बता ले जा रहा है ये। तो अपना पड़ोसी अंग के बारे में क्यों नहीं बताया? जब मगध था तो अंग भी था। अंग की राजधानी कहां थी? चंपा। बैठ जाइए। कुरुओं की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पंचाल की राजधानी अक्षेत्र और कांपिल्य। वेरी गुड। सूरसेन की राजधानी, मत्स्य की राजधानी, वत्स की राजधानी कौशांबी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती और साकेत। याद आ रहा है ना सभी को? मल्लों की राजधानी पावा और कुशीनारा। अवंती की राजधानी जय माहिष्मती। ठीक है, याद है ना वो पिक्चर जो आई थी, प्रभास वाली पिक्चर, बाहुबली पिक्चर। उसमें क्या एक डायलॉग था, मामा ने किसको क्यों मारा? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? आजकल तो विनोद चल रहा है, ठीक है ना, पंचायत सीरीज वाला जो है। कोई नया इस बीच में आ गया हो तो मुझे पता नहीं। ठीक है,
तो ऐसे करके देखो, आपको उस समय लग रहा होगा ना कि इंफॉर्मेशन है, बट इंफॉर्मेशन कैरी रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंफॉर्मेशन कैरी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक। संग्रहिता का नाम सुना है? क्या था? वेरी गुड। किस काल से था? वैदिक काल में कौन सा? उत्तर वैदिक काल। बलि साधक? भूरा रस वसूलने वाला ये भी था। किस काल में था? बुद्ध काल में था। ठीक है। अब जैसे देखो ना, अचानक से एक सवाल आया तो वही सवाल आपको सरप्राइज करेगा, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब ठीक ठाक टॉपिक हो गया, अब 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा, अब काफी कुछ पूछने के लिए है इसमें। अब तो अभी जो छुट्टी मिलेगी 2 दिन के ना, एग्जाम तो चलो किसी भी दिन कंडक्ट अगले वीक में करा लेंगे हम। अब 2 दिन में आज तक जितना अभी तक जो पढ़ाया गया है, बहुत जैन धर्म तक आजीवन तक, इसको आप ठीक से तैयार कर लीजिएगा। किसी भी दिन आपका टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा यहाँ पे, और रिवीजन जारी रखिएगा। ठीक है ना? अगले वीक में कभी भी आपका टेस्ट वीकेंड तक आते आते बीच में भी हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन पेपर आपको पकड़ा दिए जाएंगे और सॉल्व करिए आप उसको। क्लियर ना? तो यहीं तक का मैं वेट कर रहा था कि इतना हो जाए ताकि आपको भी एक चैलेंज महसूस हो, इतने टॉपिक को कैसे याद रखें हमें एक साथ। कम चुनौती वाला टेस्ट में क्या ना, मजा नहीं आएगा बहुत। ठीक है। अब हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हम लोग चुनौती स्वीकार करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा मौर्य काल। मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। ठीक। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। नोटेड? पढ़ना क्या, फिर एक बार स्रोत पढ़ेंगे इसमें भी हम। स्रोत में हम पढ़ने वाले हैं अभिलेख, यानी पुरातत्व के बारे में, और साहित्य के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम 2024 छोड़ दें हम, तो 2023, 22, 21 बैक टू बैक अभिलेख पे 3 प्रश्न आ गए हैं पीटी में, और 20-25 इंफॉर्मेशन है, एक लॉट है। हर एक साल एक एक प्रश्न आ गया। ठीक। अब एक्सपेक्टेड सवाल सब आ गए थे, तो मैं जहां पढ़ा रहा था 24 में हमने इंफॉर्मेशन और बढ़ा दिए थे कि भाई अब जो रेंज में आ रहा है थोड़ा रख के जाओ, जब आ रहा है तो फिर सवाल ही नहीं आया उससे। ठीक है ना? ये तो आयोग का काम है, बट एक दायरा रख के चलते हैं। तीनों सवाल अभिलेख जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उसी से आ गए हैं सारे सवाल। कोई बहुत ऐसा नहीं कि जटिल है, लेकिन हाँ पढ़ेंगे उस तरह से उसको हम, मेहनत है। एक तो आपका स्रोत हो गया। स्रोत के बाद जो अगला हम लोग लेंगे फिर यहाँ पे अर्थव्यवस्था और समाज। अब इस बार अर्थव्यवस्था समाज में ज्यादा नहीं पढ़ना है हमें, 15 से 20 मिनट लगेगा आपको, दोनों हो जाएगा आपका। क्यों? बुद्धकालीन ही सारी व्यवस्था चल रही, थोड़ा ही परिवर्तन हुआ है। ठीक। क्लियर? इसके बाद हम पढ़ेंगे राजनीति। राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट है मौर्य काल का। अब इसमें प्रशासन पे विशेष तौर पे पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें हम देखेंगे समझेंगे। और राजनीति के बाद हम यहां पढ़ेंगे मौर्य कला। ठीक। अलग से धर्म पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं, हम तब आपको समझा देंगे हम, है ना? मौर्य कला ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। कला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। प्रायोरिटी में रहता है पीटी और मेंस में, बाकी तो सवाल कहीं से भी आ जाते हैं। ठीक है। ये हो गया मौर्य जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं स्रोत पे। स्रोत पे हम फिर एक बार आपको समझाते हैं थोड़ा सा। हम पुरातत्व की बात करते हैं। आपको थोड़ा याद दिला दें, पहली क्लास में मैंने बताया था पुरातत्व में हम क्या क्या पढ़ते हैं। भौतिक अवशेष,
जो पहला 3 टॉपिक हमने पढ़ा था, पाषाण काल, हड़प्पा और ताम्रपाषाण, केवल भौतिक अवशेषों के आधार पर पढ़ा था। पुरातात्विक स्रोत के एक पार्ट होता है भौतिक अवशेष, ठीक। पुरातात्विक स्रोत का एक पार्ट होता है अभिलेख, ठीक। ऐसे ही सिक्के, कोई स्मारक, चित्रकला, ठीक है। एक बार चैट बंद कर दीजिएगा लेफ्ट वाले का, ठीक है ना। लेफ्ट वाले को जरा बंद कर दीजिए, एक बार इधर चलने दीजिए, अभी इधर लगे तो इधर भी बंद कर दीजिएगा, है ना, ठीक है। चैट कंप्लीट कर दीजिएगा ताकि वो बात ही ना करें, है ना, पढ़ने पे ध्यान दे। वो पढ़ने वाले बच्चे पढ़ लें, ठीक है। शुरू है फिर वहां पे, है ना। तो भौतिक अवशेष, अभिलेख, सिक्के, स्मारक और चित्रकला, ठीक है। अब जब हम मौर्य काल का अध्ययन करते हैं तो मौर्य काल का अवशेष, जैसे मान लो अशोक के दौर के स्तूप मिल रहे हैं हमें, स्तंभ मिल रहे हैं, स्मारक मिल रहे हैं उस दौर के, हमें सिक्के भी मिल रहे हैं हमें उस दौर के, है ना। और कहीं कहीं से बहुत सारे अवशेष भी मिलते हैं, पुरातत्विक कंप्लीट मिलता है। बट सबसे ज्यादा महत्व रखता है मौर्य काल के अध्ययन में अभिलेख। प्रारंभिक परीक्षा में भी इससे प्रश्न हो सकते हैं, मुख्य परीक्षा में भी इससे प्रश्न हो सकता है। अभिलेख क्या होता है? किसी ठोस पदार्थ पर, धातु पर या दीवारों पर उत्कीर्ण लेख। यहां पे यदि किसी ठोस चीज पे हम लेख उत्कीर्ण कर देंगे हम, तो दोबारा उसमें संशोधन नहीं कर पाएंगे, या तो उसे हटाना पड़ेगा, फिर नए सिरे से लिखना पड़ेगा किसी नई दीवार पे, है ना। तो उस दौर में जो अभिलेख हैं, यदि शासक ने उसको उत्कीर्ण कराया है तो किसी न किसी कारण से सुरक्षित रह गए तो एज इट इज हमें प्राप्त हो जाता है। साहित्य में क्या होता है, बाद के काल में कुछ पेज जोड़ दिए जाएंगे, कुछ हटा दिए जाएंगे, बट अभिलेख में संशोधन की कोई संभावना, जो भौतिक अवशेष है, जो अभिलेख है, जैसा है वैसा है। बस एक बार काल निर्धारण हो जाए किस काल का है ये, या उसमें लिखी हुई बातों को हम पढ़ लेते हैं तो अच्छा इस काल का है, तो साहित्य की तुलना में इसको बहुत प्रामाणिक माना जाता है पुरातत्व को। बट समस्या क्या है कि पुरातत्विक स्रोत में विस्तार, साहित्य में क्या विस्तार से विवरण होता है। अब अभिलेख एक पत्थर पे मान लो 20 लाइन लिखा हुआ है, 15 लाइन लिखा हुआ है, अब एक किताब उसमें 15,000 लाइन लिखा हुआ है, तो दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है ना। तो जब हम पढ़ते हैं तो पुरातत्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों का इस्तेमाल करते हैं हम। तो अभी हमने कहा स्रोत, तो खाका आपके पास बना रहेगा पुरातत्व का मतलब क्या होता है। किताबों में 2 चैप्टर है और ऐसे ही बताया गया उसमें, पर हम बात करने जा रहे हैं मौर्य कालीन अभिलेख के बारे में। अशोक के 40 से अधिक अभिलेख मिले हैं, ठीक। फैक्चुअल होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी होगा इसमें। लिखें आप, हम लोग चल रहे हैं इस समय, टॉपिक क्या हमारा, मौर्यकालीन सोर्स, ठीक है। सोर्स में पहला अब आप लिखें आप अभिलेख। इंग्लिश में इसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ठोस किसी पदार्थ पे या दीवार पे उत्कीर्ण लेख को हम अभिलेख कहते हैं। जब हम अभिलेख की बात करते हैं, हम मौर्य काल में 3 हिस्सों में बांट देते हैं। एक अशोक पूर्व, कौन कौन से अभिलेख हैं, है ना। एक अशोक के अभिलेख, और एक है अशोक के पश्चात। अशोक का जो कार्यकाल है वो 272 से 232 ईसा पूर्व है, ठीक। लिखने के पहले 1 मिनट जरा आपको समझा दूं, जो हम मौर्य वंश पढ़ रहे हैं तो ये 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व ये कार्यकाल है इसका।
ठीक है, लगभग ऐसे देखोगे आप तो एक तरह से 135-40 साल तक मौर्यों का शासन रहा, जब इसको देखोगे तो आप, ठीक है। और जब इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, अभी लिखना नहीं है, बस नाम बता दे रहा हूं आपको। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। एक हमने पढ़ा था हर्यंक वंश में बिंबिसार, यह है बिंदुसार। मौर्य जो था ये जैन धर्म का अनुयायी था, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार का बेटा है अशोक, है ना, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी, पहले शैव था। फिर अशोक का बेटा होगा कुणाल, है ना, फिर इसके बाद साम्राज्य दो भागों में बंट जाएगा। तो हम लोग अशोक का और चंद्रगुप्त मौर्य का बार बार उल्लेख करेंगे हम लोग, ठीक। ये थोड़ी वंशावली बता रहा था मैं, है ना। तो नाम आ जैसे हमने कहा अशोक, तो सम्राट अशोक जो है मौर्य वंश का एक बड़ा प्रतापी शासक है ना। अशोक से पहले कौन सा अभिलेख है जो मौर्यों के बारे में बता रहा है? दो अभिलेखों का जिक्र होता है अशोकपुर में, यहीं पर लिख लें आप। एक महास्थान, ये पड़ता है बांग्लादेश में, महास्थान, ठीक। और एक है सोहगौरा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, यूपी में पड़ता है ये। ठीक है, इन दोनों अभिलेख के बारे में बस दो लाइन ऐसे लिख लें आप। लिखे संभवतः दोनों अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के काल के हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के काल के हैं। ठीक है, लिखें, और दोनों में अकाल एवं अन्नागार का उल्लेख मिलता है। अन्नागार का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अन्नागार का मतलब अनाज रखने का भंडार वगैरह, जगह वगैरह। अकाल का उल्लेख, सिक्के वगैरह का भी उल्लेख मिलता है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। सोहगौरा का उल्लेख हमें ताम्रपाषाण काल में भी मिल रहा है, उस समय से भी, ठीक है। बट यहां पे अभिलेख मिल रहा है, माना जाता है चंद्रगुप्त का रहा होगा। अशोक के तो 40 से अधिक अभिलेख हैं, कुछ तो लिखेंगे भी अभी हम लोग। अशोक के पश्चात अभी लिखना नहीं है, बस केवल नाम बता देता हूं मैं आपको, या ऐसे लिख के छोड़ दीजिएगा। एक रुद्रदामा शासक है और एक स्कंदगुप्त है, ये दोनों शासक है। रुद्रदामा भी एक शक शासक है और स्कंदगुप्त जो है गुप्त वंश का शासक था, ठीक। दोनों के अभिलेख में भी हमें मौर्यों की जानकारी मिलती है, ठीक है। ये आगे आ जाएगा, आगे हम पढ़ लेंगे इसके बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं अशोक के अभिलेख के बारे में, क्लियर ना। केवल दो शासक का नाम है, इसका आगे भी उल्लेख करूंगा, लिखवाऊंगा इसको मैं आगे, बड़ी कंप्लीट जानकारी के लिए कि अशोक के बाद के, अशोक से पहले सब अभिलेख मिल करके मौर्यों के बारे में जानकारी, ठीक। अब हम आते हैं मेन जो हमको पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है हमें? अशोक का अभिलेख। लिखे आप, अशोक का अभिलेख। इसको 3 हिस्सों में बांटकर पढ़ा जाता है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुफा लेख।
शिलालेख, रॉक एडिक्ट, स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट और गुफा लेख, केव एडिक्ट। ठीक है। अब देखो गुफा एक तरह से मतलब पहाड़ों को काटकर गुफाएं बनाई गई हैं, मतलब पत्थरों पे ही वो भी लेख है। स्तंभ पत्थरों का है, शिला यानी पत्थर हैं, तीनों पत्थर पे ही लेख, बट अलग अलग तरह के। एक गुफा के अंदर लेख है, एक पिलर बना हुआ तो उस पर लेख है, पिलर बना जैसे सारनाथ का जो लेख है आपका स्तंभ, और एक वैसे ही पत्थर है, पत्थरों पे लेख खुदवा दिया गया है, उसे रख दिया गया। तो जैसा आकार है ना, आकार को देख के 3 भागों में बांट दिया गया है, सब पत्थर ही। ठीक। शिलालेख की बात करें हम लोग, शिलालेख में भी 3 कैटेगरी बन जाती है। ठीक है। शिलालेख में भी 3 कैटेगरी है। एक है बृहद शिलालेख, बृहद शिलालेख, ठीक। दूसरा है पृथक शिलालेख, और तीसरा है लघु शिलालेख। हम लोग बात कर रहे हैं अशोक के अभिलेख। हमने कहा 40 से अधिक अभिलेख अब तक अशोक के मिल चुके हैं, नए नए मिलते रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि रोज मिल रहा है, कभी कभी अनुसंधान में कोई अभिलेख आता है तो उसकी जानकारी मिलती है ना। ठीक है। बृहद शिलालेख, बृहद नाम दिया गया, बड़े बड़े पत्थरों पे लेख है, नाम से क्लियर है, मेजर रॉक एडिक्ट यानी बड़े पत्थरों पर लेख है। ठीक। बृहद शिलालेख के बारे में लिखेंगे आप, लिखें 14 आदेश है, जो कि 8 स्थलों से प्राप्त चौदह आदेश है जो कि 8 स्थलों से प्राप्त हुआ है। ठीक। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ये कोई एक सपोज दैट पत्थर हो गया, ठीक है, ये एक पत्थर हो गया, अब इसमें 14 आदेश है, ऐसे करके 14 आदेश है इसमें, ऐसे ऐसे 8 स्थानों से स्थलों से 14 आदेश वाले, मतलब सब जगह 14 आदेश है, देश के अलग अलग हिस्सों से मिल रहा है वो। ठीक। 8 स्थलों से 14 आदेश प्राप्त हो रहे हैं। वो कौन से 8 स्थल हैं, 8 का नाम लिख लीजिए आप। लिखेंगे आप 8 का नाम, कालसी, ब्रैकेट में चाहे तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं आप, जैसे उत्तराखंड से मिला है कालसी, है ना, कालसी। यूके यूनाइटेड किंगडम भी होता है, अपना उत्तराखंड भी होता है। ठीक है। कालसी, मानसेहरा एवं शहबाज गढ़ी, नापाक, सॉरी पाक लिखिएगा, नापाक बोला हम, मन में जो चलता है कभी कभी वो निकल जाता है, जो लिखा कुछ है। ठीक है। जब भी मैं पाक पढ़ता हूं तो हमेशा नापाक पढ़ता हूं, नापाक इरादों वाला देश। ठीक है ना, अंदर की बातें कभी कभी बाहर आ जाती हैं, बट लिखा रहता है पाक, पवित्र, है ना। तो मानसेहरा एवं शाहबाजगरी ये 2 जगह पाकिस्तान में है। ठीक है। टोटल 3 हो गए, 8 स्थलों की बात कर रहे हैं हम, है ना। ठीक। चौथा लिख लें आप गिरनार,
ये पड़ता है गुजरात में। कालसी, मानसेहरा, शाहबाजगरी, गिरनार, ठीक है, ये पड़ता है गुजरात में। फिर एक सोपारा है महाराष्ट्र में, ठीक है, 5 हो गए। फिर एक आंध्र में एक जगह है येर्रागुड़ी, येर्रागुड़ी, छठा ये हो गया आपका। फिर 2 हैं आपके उड़ीसा में, जोगढ़ एवं धौले। जोगढ़ एवं धौले, ठीक है, लिख लिया आपने, जोगढ़ एवं धौले। तो हम क्या देख रहे हैं, अशोक के शिलालेख के बारे में थोड़ा परिचय ले रहे हैं हम, है ना। अच्छा, आर एस शर्मा की किताब में ना मैप पर भी दिखाया गया इन सब जगहों को। आपको जब भी टाइम मिले एक बार जब किताब देखिएगा तो मैप में भी लोकेट किया गया है इन स्थलों को, ठीक है। वैसे थोड़ा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। 14 आदेश, 8 स्थल तो क्लियर हो गए। अब 14 आदेश में 4-5 आदेश भी साथ ही साथ लिख लेते हैं, थोड़ा बहुत जो महत्वपूर्ण ज्यादा है। यहां लिख लें आप, 14 में कुछ प्रमुख आदेश, वैसे तो सब प्रमुख है। चौदह में कुछ प्रमुख आदेश की बात कर लेते हैं हम लोग। ये सब अशोक के हैं, तो इससे ना अशोक के नीतियों के बारे में, सोच के बारे में पता चलता है। एक पॉइंट लिखें आप कि राजमहल में पशु हत्या पर रोक संबंधी आदेश, राजमहल में पशु हत्या पर रोक संबंधी आदेश, ठीक है। मतलब एक आदेश में कह रहा है दूसरे भाई राजमहल में पशुओं की हत्या नहीं की जाएगी। बस चूंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी भी मांस सेवन करते हैं, अशोक तो अहिंसा के पक्ष में आ गया था, तो 2 मोर और 1 या 2 हिरन और 1 मोर की हत्या की जाएगी ऐसे करके कह रहा है। तो बड़ी बात है कि राजा कह रहा है कि राजमहल में पशुओं की हत्या नहीं। अगला पॉइंट लिखें आप, धर्म महामात्र नामक, धर्म महामात्र नामक, धर्म महामात्र नामक लिखें आप, अधिकारी, अधिकारी के नियुक्ति का उल्लेख, हम लोग जब भी पढ़ेंगे ना अशोक के बारे में, तो हम लोग अशोक का धर्म पढ़ेंगे, धर्म पढ़ेंगे कि व्यक्ति को, परिवार को, राज्य को कैसा आचरण करना चाहिए। लोग वैसा आचरण कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए अशोक ने एक अधिकारी नियुक्त किया था। यह भी आगे आने वाला धम्म महामात्र, बट इसका जिक्र कहां मिलता है, इस 14 आदेश में मिलता है। ये वैसे आदेश नंबर 5 में है, बट ये सब गिनती नहीं करनी है आपको किस आदेश में क्या था, बस ऐसे 14 आदेश 8 स्थल, ठीक है। जो पता चलता है अशोक की कुछ मौलिकता के बारे में, उसकी उदारता के बारे में, है ना, ये सब। एक अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें अशोक के द्वारा प्रजा के लिए किए गए कार्यों को ठीक है ऋण के तौर पर देखना, ऋण यानी कर्ज के तौर पर देखना,
ठीक है। अब जैसे अशोक कहता है कि मैं कहीं भी रहूं, मतलब खाता रहूं, मैं आराम करता रहूं, या कोई मंत्रणा कर रहा हूं अधिकारियों से, ठीक है, या परिवार के साथ समय, मतलब कुछ भी मैं कर रहा हूं, मेरे अधिकारी प्रजा के बारे में अविलंब मुझे सूचित करें। मैं प्रजा का काम करने से कभी नहीं परेशान होता, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं जो भी प्रजा का काम कर रहा हूं, प्रजा का मेरे ऊपर कर्ज है, ऋण है, उस ऋण से उऋण होने के लिए पूरा स्टेटमेंट जो है इसका मतलब। एक शासक अपने काम को प्रजा के लिए कर्ज के तौर पे, दायित्व के तौर पे देख रहा है राजतंत्र के युग में, तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हम चर्चा करेंगे ना, अशोक को क्यों महान शासक कहा जाता है, उसमें सारे पॉइंट्स भी आ जाएंगे आपके। यहां आपको सपोर्ट क्या मिलेगा? अच्छा, 14 आदेश के अंतर्गत ये भी है। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें अपने धर्म की प्रशंसा, अपने धर्म की प्रशंसा एवं धर्म की प्रशंसा एवं दूसरे धर्म के निंदा करने से लोगों को मना करता है। और दूसरे धर्म की निंदा करने से लोगों को मना करता है। ठीक है, नोट कर लिया आपने इस पॉइंट को? ठीक है। ये भी बड़ी अच्छी सोच है ना कि आप केवल अपने धर्म की प्रशंसा करेंगे तो आप अपने धर्म का नुकसान कर रहे हैं। मिलजुल कर रही है, मतलब अशोक का कहना यह था। एक और पॉइंट लिखें आप कि मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह सकता है, निवास कर सकता है। ठीक है, कहीं भी निवास कर सकता है। एक और लिखें आप, आदेश नंबर 13 में, यहां पे आदेश लिखेंगे आप, 14 आदेश है ना, तो लिखेंगे आप आदेश नंबर 13 में कलिंग विजय का उल्लेख करता है। कलिंग विजय अशोक ने खुद लिखा है, हमने कलिंग पे हमला किया, शासन के 9वें वर्ष में, 8 वर्ष के बाद लाखों लोग मारे गए, लाखों को हमने बंदी बनाया, उससे हमारा हृदय जो है बहुत, मतलब बहुत परेशान रहने लगा। और उसके बाद हमने बौद्ध धर्म को, मतलब इस तरह की बातें हैं, दया, ये सब, इसे देखना नहीं गया। अरे तुम्हें देखा नहीं गया तो तुम छोड़ देते कलिंग को, फिर आजाद कर देते तुम। ठीक है, शासक शासक ही होता है, इसे देखा ही नहीं गया है। हत्या हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, तुम बंदी बना रहे हो, सारे बंदी को तुम छोड़ देते। छोड़ने का आदेश क्यों नहीं जारी किया तुमने? जितना बंदी बनाया सबको हमने छोड़ दिया। तो शासक, देखो शासक शासक है, वो शासन करेगा। ठीक है, आदेश नंबर 13 में कलिंग विजय का उल्लेख करता है। लिखें साथ ही पड़ोसी राज्यों का भी, ठीक, साथ ही पड़ोसी राज्यों का भी लिख लें आप। जैसे उत्तर पश्चिम में सीरिया एवं मिस्र का, उत्तर पश्चिम में सीरिया एवं मिस्र का, सीरिया का नाम सुना है ना, एक देश है, राष्ट्र है जहां असद है, और मिस्र के बारे में जान ही रहे आप। ये पड़ोसी बता रहे हैं उनको, ये हमारे पड़ोसी हैं। ठीक है, शासकों का नाम भी उसमें लिख रहा है, तो उतना हमें नहीं जाना है। लिखें, और दक्षिण में
दक्षिण में चेर, चोल, पांड्य, ठीक है, पांड्य, सत्यपुत्र, श्रीलंका, श्रीलंका को सिंघल द्वीप, ताम्रबरनी, है ना, ऐसे नाम, वो दूसरा नाम भी आपको बता दूंगा मैं, है ना। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात है, इन सब पड़ोसी राज्यों का, ये सब हमारे पड़ोसी हैं, ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगी, और जब अशोक के बारे में फ्रेम करवाऊंगा, अशोक एक ऐसा शासक है जिसे मेंस में सवाल आ सकता है। जैसे राजनीतिक इतिहास मेंस में सवाल नहीं आएंगे आपसे, बट प्राचीन भारत में अशोक ही एक ऐसा शासक है जिससे मेंस में सवाल, कल्चरल कंट्रीब्यूशन बहुत है इसका अलग से, ठीक, इसकी पॉलिसी पे सवाल आ सकता है ना। तो हम लोग अभी अभिलेख का परिचय ले रहे हैं, कल ये चर्चा जारी रहेगी। एक छोटी सी बात इसमें और ऐड, अभी ऐसे लिखना नहीं है आपको, बीच में बस समझाना था आपको। जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए हमने लिखा धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक, कभी कभी पाली में क्या लिखा रहेगा आपको, किताबों में ही धर्म के जगह धम चक्र प्रवर्तन, ये आधा वाला र नहीं आता, मोहम्मद संयुक्त, ये वाला र नहीं आता है, संयुक्त हो जाता है, ये नहीं आता है, और वो नहीं होता, उसमें ब होता है पाली में केवल। ऐसे जैसे हमने बताया प्रतित समुत्पाद, तो वहां लिखा रहेगा पटिज समुत्पाद, कभी कभी लिखा आ सकता है, फोंट की बड़ी समस्या नहीं आएगी आपको। महाभिन निष्क्रमण, महाभिन निखमन, वो वाला सौ नहीं आता है उसमें पाली में, है ना। जैसे अभी हम कह रहे हैं धर्म, कहीं कहीं लिखा रहेगा धम्म। कभी इस तरह की चीजें सामने आए तो परेशान मत होइएगा, उन से समझ में आ जाएगा आपको क्या लिख रहा है। कभी सवाल में भी आ जाते हैं ऐसे शब्द, जैसे हमने कहा मध्यम, ठीक, मध्यम, तो यहां कहा जाएगा ये मध्यम, मझिमा प्रतिपदा, मध्यम मार्ग, ठीक है, ऐसे करके वर्ड्स, तो इसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है, ऑटोमेटिक ये आपके अंडरस्टैंडिंग में रहेगा। कभी ऐसा आया तो आप सोचिएगा मत क्या हो रहा है ये, कभी किताबों में ऐसा लिखा रहता है, 8-10 शब्द मिलेंगे आपको किताबों में, तो कभी कभी किताब पढ़ने के लिए मैं क्यों कहता हूं, इसलिए भी तो कहता हूं कुछ कुछ अतिरिक्त जानकारी आपके पास ऐसे चलती रहेगी, अपार्ट फ्रॉम टारगेटेड तैयारी के, है ना। तो आज चर्चा कल क्लियर है, कल हम लोग मौर्य काल पे ही बात करने वाले हैं, ठीक है। 2 घंटा कल भी कैसे निकलेगा पता नहीं चलेगा आपको, जैसे अब तक नहीं पता चला है, कल भी निकल जाएंगे आपके 2 घंटे, है ना। रोज आपके जीवन में से 2-2 घंटे मैं निकाल ले रहा हूं, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, और हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं ना, ठीक है, थैंक यू।